आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज की कहानी है जेम्स हेडली चेज की मशहूर कहानी हिट एंड रन का हिंदी वर्जन, खतरनाक साजिश। तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 10:40 हुए थे। मैं कुर्सी पर बैठा सारे घटनाक्रम पर गौर कर रहा था और मुझे यह सारा मामला ही झूठा और बनावटी सा लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि लूसली ने उस पुलिस वाले हैरी ओ बैरन को टक्कर मारी थी, जिसके नतीजे में वो जान से हाथ धो बैठा था। लेकिन घटना की जो तफसील उसने बताई थी वो हकीकत से बहुत दूर लग रही थी। लूसली ने जोर देकर क्यों कहा था कि वो बैरन गलत साइड से आ रहा था? वो क्यों कहती थी कि उसने किसी और कार को रास्ते में नहीं देखा? उसकी कहानी में झोल ही नहीं बल्कि सारी कहानी ही झोलझाल थी। फिर मुझे टायरों पर लगे खून के धब्बों का ख्याल आया। अगर पुलिस ने उन खून के धब्बों को देख लिया तो मेरा बेड़ा गर्क होना निश्चित था। मैंने पानी की बाल्टी और गंदा कपड़ा उठाया और गैरेज की तरफ चल पड़ा। साथ में कुछ औजार भी ले लिए। मैंने कैडिलॉक का मुआयना किया। कार की हेडलाइट बिल्कुल तबाह हो गई थी और कार पर रगड़ खाने के बहुत से निशान पड़े थे। मैं उन सबको ठीक नहीं कर सकता था। उसे भूलकर मैंने टायरों का जायजा लिया, मगर किसी भी टायर पर खून के धब्बे नहीं थे ऑन साइड पर। फिर मैंने ऑफ साइड के टायरों को देखा। वहां खून के निशान थे अगले टायर पर। चक्कर मेरी समझ में नहीं आया। खून तो दूसरी तरफ के टायरों पर होना चाहिए था। लूसली ने कहा था पुलिस वाला पीछे से आकर उस पर चिल्लाया था और उसने कंट्रोल खोकर उसे टक्कर मार दी थी। लेकिन हेडलाइट का टूटा होना तो जाहिर कर रहा था कि टक्कर सामने से मारी गई थी। इसका मतलब है पुलिस वाला पीछे से नहीं सामने से आ रहा था। इसका मतलब एक्सीडेंट वैसे नहीं हुआ जैसे उसे बताया गया था। अगर वो उसके कान के पास आकर चिल्लाया था तब भी खून के निशान ऑन साइड पर होने चाहिए थे, उल्टी तरफ नहीं। खून के धब्बे ही तो वो सबूत थे जो एक्सीडेंट को पहेली बना रहे थे। अगर मैं पकड़ा भी गया तो ये धब्बे अदालत को चक्कर में डाल सकते थे। फिर मैं पोंटियाक कार में सवार होकर समुद्र की तरफ चल पड़ा। कुछ देर में ही मैं उस जगह पहुंच गया जहां मैं और लूसली तैरने गए थे। रेत पर कैडिलॉक के टायरों के निशान अभी तक मौजूद थे। मैंने उन खतरनाक निशानों को तुरंत मैंने नजर उठाकर देखा। सामने से एक कार आ रही थी। उसे एक औरत ड्राइव कर रही थी। मुझे देखकर उसने कार रोक दी और बाहर आ गई। क्या यहीं पर एक पुलिस वाला मारा गया था? उसने पूछा। मेरा ख्याल है कि हादसा आगे सड़क पर हुआ था, मैंने कहा। ओ, क्या रेत पर ये निशान तुमने बनाए हैं? उसने उन निशानों की तरफ इशारा किया जो टायरों के निशान मिटाने की कोशिश करने में मुझसे रेत पर बन गए थे। हवा ने बना दिए होंगे रेत पर, मैंने जवाब दिया। अच्छा, इधर आते हुए 2 मील पीछे मैंने कुछ निशान देखे थे। शायद वही वो जगह है जहां वो पुलिस वाला मारा गया था। हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन मैं ठीक से नहीं जानता। ये सब मैं यूं ही नहीं पूछ रही हूँ। दरअसल उस पुलिस वाले से शादी करने वाली थी। ओह हाँ, मैंने पढ़ा था कि हैरी शादी करने वाला था। उसके बाद मैं कार में जा बैठा। घर वापस लौटकर मैं सोच रहा था कि सारा मामला नकली सा लगता है। लेकिन मेरी समस्या ये थी कि मैं अपनी कार कैडिलॉक का क्या करूं? कार को मरम्मत के लिए भी नहीं भेज सकता था। मैं सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। फ़ोन वॉटकिंस का था। उसने बताया कि एटकिन ने मुझे फ़ौरन बुलाया है। फ़ोन रखकर मैं इस फिक्र में पड़ गया कि कहीं लूसली ने उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया। मुझे जाना तो पड़ना ही था। मैं चल पड़ा। मैं एटकिन के सामने पहुंचा तो उसके सामने बैठे शख्स को देखकर चौंक उठा। वो टॉम हैकेट था, जो हादसे वाली रात को मेरे बंगले पर मुझसे मिला था। उसे देखकर मेरा खून सूख गया, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कुछ देर की बातचीत के बाद हैकेट की मौजूदगी का राज खुला तो मेरी सांस में सांस आई। एटकिन के न्यूयॉर्क वाले कारोबार में हैकेट भी $1 लाख का निवेश कर रहा था और हैकेट उस आदमी से मिलना चाहता था जो वहां का काम संभालने जा रहा है। हैकेट ने 2-4 सवाल मुझसे किए जिसका मैंने उसे मुनासिब और तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। लगता था कि उसको तसल्ली हो गई है। वो बोला, ठीक है स्कॉट,
तुम अपना पैसा कब लगा रहे हो? बहुत जल्द, मैंने कहा। बहुत अच्छे, मैं भी अगले हफ्ते चेक दे दूंगा। तभी एटकिन की निगाह बाहर की तरफ गई तो वह बोल उठा, देखना तो स्कॉट, ये क्या बला है? मैंने उस तरफ देखा तो एक पुलिस कार में से 4 पुलिस वाले उतर रहे थे। मैं सुन्न होकर रह गया। सफ़ेद कपड़ों वाला एक शख्स एटकिन के करीब पहुंचा। मैं लेफ्टिनेंट वेस्ट, सिटी पुलिस से। हमें आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। एटकिन उसे घूर रहा था। क्या बात है लेफ्टिनेंट? वही एक्सीडेंट वाला केस है। हम शहर की सभी कारें चेक कर रहे थे, इसलिए आपकी कार भी देखना चाहते हैं। मेरी कार? मगर मेरी कार का एक्सीडेंट से क्या वास्ता? एटकिन ने झुंझलाकर कहा। कोई वास्ता नहीं है सर, ये तो एक रूटीन है कि हमें शहर की सभी कारों को चेक करना है। आप सहयोग करें तो ठीक, वरना हमें कैप्टन को रिपोर्ट करनी होगी। आओ, कारें देख लो, एटकिन मुंह बनाकर बोला। फिर मेरी तरफ घूमा। तुम्हें मालूम है स्कॉट, मेरी गैरेज कहाँ है? यस सर। तो इस आदमी को साथ ले जाओ और जो कार मौजूद हो चेक करवा दो। मैंने वेस्ट को साथ लिया और गैरेज की तरफ बढ़ गया। हम ज़रा आगे बढ़े तो वेस्ट बोला, क्या तुम इस आदमी के पास काम करते हो? हाँ, बड़ा घमंडी और चिड़चिड़ा आदमी है। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। ठीक आगे मेरी जैक वाली पोंटियाक कार खड़ी थी। मैं सीबॉर्न के लाइसेंस टैग की जगह अपना लाइसेंस टैग लगा चुका था। मैं एक पल ही झिझका, फिर बोला, ये मेरी कार है। उसने जेब से एक फॉर्म बुक निकाली और फॉर्म भरना शुरू कर दिया। तुम्हारा एड्रेस? मैंने पता बता दिया। उसने कुछ और बातें पूछी और फॉर्म भरकर मुझे थमा दिया। लो, तुम्हारी कार आज की डेट तक क्लियर है। अगर इसके बाद कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फॉर्म यूं जेब में रखा जैसे करोड़ डॉलर का बॉन्ड हो। वो मुझे वहीं छोड़कर गैरेज की तरफ बढ़ गया और कारों को चेक करने लगा। मैं वहीं खड़ा इंतज़ार करता रहा। अचानक लूसली मेरे सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है चेस, ये पुलिस वाले? ये आदमी पुलिस अफसर है और कारें चेक कर रहा है। डरने जैसी कोई बात नहीं है। फिर मैं खामोश हो गया क्योंकि वेस्ट गैरेज से वापस लौट रहा था। लूसली जब तक लौटती, वेस्ट सिर पर आ पहुंचा। मुझे मजबूरी में परिचय करवाना पड़ा। ये लेफ्टिनेंट वेस्ट हैं और ये मिसेस एटकिन हैं। वेस्ट ने मुस्कुराकर लूसली का अभिवादन किया। लूसली भी मुस्कुराकर मुड़ी और वहां से चली गई। मुझे देखते ही उसका रंग क्यों उड़ गया था? वेस्ट ने उलझन से कहा। पता नहीं उसके दिल में कौन सा चोर छुपा बैठा है। मैं खामोश ही रहा। वही बोला, क्या वो कोई कार चलाती है? मैं तुम्हें बता दूं कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कार नहीं चलाती। मैं डर गया। बेहतर हो कि इस तरह के सवाल तुम उसी से पूछो लेफ्टिनेंट। तुम तो बुरा मान गए यार, मेरा काम ही लोगों से सवाल पूछना है। मुझे हैरत है कि मुझे देखकर उसका रंग क्यों उड़ गया। उसे क्या परेशानी है? मुझे क्या मालूम, मैंने सर्द लहजे में कहा। ठीक है, तुम्हें कैसे पता होगा? उसने मेरा कंधा थपथपाया और चला गया। मैं एटकिन के पास पहुंचा। उस सारी दोपहर मुझे कैडिलॉक की चिंता सताती रही। अगर कैडिलॉक की मरम्मत हो जाती तो सारा बाकी का मामला मैं संभाल सकता था। अचानक मुझे वेस्ट द्वारा दिए गए फॉर्म का ख्याल आया। उसने फॉर्म में सिर्फ लाइसेंस नंबर और नाम ही भरा था, जो लाइसेंस टैग पर छपा हुआ था। कार का मेक और मॉडल लिखना वो शायद जल्दबाजी में भूल गया था। मैंने सोचा, अगर मैं कैडिलॉक पर पोंटियाक की नंबर प्लेट लगा दूं तो काम बन सकता है। मैं इस फॉर्म के आधार पर कैडिलॉक की मरम्मत करवा सकता था। तब मैंने फ़ोन करके लूसली को बता दिया कि मैंने समस्या का हल खोज निकाला है। वाकई? उसने उत्साह से पूछा। क्या सोचा है तुमने? मैं ये फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर लूँगा, कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। इसके बाद मैं पोंटियाक सीबॉर्न के गैरेज तक ले गया। पोंटियाक से नंबर प्लेटें उतारने में मुझे 1-2 मिनट ही लगे। फिर मैं कैडिलॉक की प्लेटें उतारने लगा। पेंच जंग खाए हुए थे। मैं थोड़ा थक सा गया। अचानक मैंने हल्की सी आहट सुनी। मैं रुक गया। मैंने अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर कुछ नज़र नहीं आया। मैं फिर पेंच खोलने लगा। अचानक गैरेज का दरवाज़ा खुला और लाइट बुझ गई। मैं कार के पास से उड़ रहा था। मेरे हाथ में पोंटियाक की नंबर प्लेटें थी। तभी फ्लैश लाइट चमकी।
किसी ने मेरी तस्वीर उतार ली थी। मेरे दिल में खौफ और गुस्सा एक साथ उभरा। मैं गैरेज से बाहर निकल आया। जिसने तस्वीर उतारी थी वो सड़क पर भागा जा रहा था। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन अंधेरे में मुझसे भागा नहीं जा रहा था। सड़क की मुझे जानकारी थी, इसलिए अंदाजे से ही भागता जा रहा था। आगे झाड़ियाँ थीं। झाड़ियों के पास पहुंचकर मैं रुक गया। मुझे लगा वो शख्स झाड़ियों में छुप गया है। मेरा दिल कह रहा था कि ये वही आदमी है जिसने मुझे और लूसली को फ़ोन कॉल की थी। यही वो ब्लैकमेलर हो सकता था। मैं जी कड़ा करके झाड़ियों में घुस गया। कोई आहट नहीं थी, पर मुझे मालूम था कि वो यहीं कहीं मौजूद है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, झाड़ियों में खड़खड़ाहट सी हुई। मेरे पैरों से कोई चीज़ टकराई। आहट हुई। मैं आगे बढ़ा तो मेरे हाथों ने एक चेहरे को छुआ। मैंने अंधेरे में एक साया देखा। मैंने तेज़ी से घूंसा घुमाना चाहा, पर शायद मुझे देर हो गई थी। मेरे कंधे पर चोट पड़ी। मैं घुटनों के बल झुका। दूसरा वार हो गया। मेरी आंखें बंद होने लगीं। मेरी आंख खुली तो मेरा सिर भन्ना रहा था। मैंने फिर आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोलकर देखा। मैं अपने कमरे में ही बिस्तर पर पड़ा था। मैंने हैरत से इधर उधर देखा। मेरे बाएं तरफ कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैं उसे पहचानता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि यही ब्लैकमेलर है। वो 24-25 साल का एक मजबूत सा आदमी था, जिसकी आंखें हरे रंग की थीं और चेहरा आकर्षक। वो मज़े से बैठा मेरी विस्की पी रहा था। ओ बच्चे, वो बोल उठा, मुझे लग रहा था कि मेरा वार भारी ना पड़ गए हों। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने टांगे फैलाकर सीधी कर ली। मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारे घर ले जाया जाए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम ऑस्कर रॉस है। लोग मुझे ऑस्कर ही कहते हैं। हमें कुछ बिजनेस की बातें करनी है मिस्टर स्कॉट। मैं कुछ बेचना चाहता हूँ। शायद तुम्हारा इंटरेस्ट उसे खरीदने में हो, उसने कहा। ओह, तो लूसी ठीक कहती थी कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने सोचा और रॉस से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे तुम बेचना चाहते हो? उसने समुद्र किनारे से लेकर एक्सीडेंट और गैरेज में तस्वीर उतारने की तफसील कह सुनाई। मेरा ख्याल है अगर तुम और वो औरत जेल जाने से बचना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी जेब हल्की करनी पड़ेगी। अगर मैंने तुम्हें एक बार पैसा दे दिया तो तुम फिर मांगोगे, फिर मांगोगे और फिर मांगोगे। ये रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। उसने विस्की का घूंट लिया। क्या चाहते हो तुम? तुम दोनों बड़ी आसानी से $30,000 का इंतज़ाम कर सकते हो। बहुत सस्ता सौदा है ये मिस्टर। उसने गिलास नीचे रख दिया। मैं तुम्हें इस हफ्ते के आखिरी तक का वक्त देता हूँ। इसके बाद तुम्हें बताऊँगा कि पैसा कहाँ पहुँचाना है। पूरा 30,000, छोटे नोटों में, नकद। मैं तुम्हें फ़ोटो के बदले $5,000 दे सकता हूँ। इससे एक पेंस भी ज़्यादा नहीं। मजाक मत करो यार। 15,000 में तो तुम ये बंगला ही बेच सकते हो। वो भी कुछ डॉलर जमा कर ही लेगी। रईस जवान की बीवी है। याद रखो, ये एक बार का ही सौदा है। मैं दोबारा नहीं मांगूंगा। या तो तुम दोनों 15 साल के लिए जेल जाओगे या फिर 30,000 दोगे। तुम्हारे पास पूरे 6 दिन हैं। वो उठ गया। विस्की के लिए शुक्रिया कहकर चला गया। कुछ देर बाद कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। मुझे लग रहा था कि मैं बुरी तरह फंस गया हूँ और मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे इस ऑस्कर रॉस से निबटना ही होगा। मेरे पास पूरे 6 दिन थे और इन 6 दिनों में मैं बाजी भी पलट सकता था। पहले मुझे कैडिलॉक की मरम्मत करवानी थी। इस वक्त 9:30 बज रहे थे। मुझे सैम का ख्याल आया, जो गैरेज चलाता था और मेरा जानकार था। मैंने उसे फ़ोन किया और अपनी समस्या बताई। उसके मान जाने पर मैं उसके यहाँ कार लेकर पहुँच गया। चलने से पहले मैंने कैडिलॉक पर पोंटियाक की नंबर प्लेट लगा ली थी, क्योंकि क्लियरिंग सर्टिफिकेट तो उसी नंबर का था मेरे पास। मैंने खून के धब्बे भी साफ़ कर दिए थे। जैसे ही मैं कार लेकर पहुँचा, सैम बाहर आ गया। आपने तो इसकी अच्छी खासी ठुकाई कर दी है। हाँ, बगल में तेज़ लड़की थी और कार की स्पीड भी तेज़ थी। गड़बड़ तो होनी ही थी। वो हंसा। हाँ, ऐसा हो जाता है। मेरे साथ भी हो चुका है एक बार। कोई बात नहीं, मैं इसे एक हफ्ते में ठीक कर दूंगा।
वो फिर बोला, पुलिस का सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ है। जैसे ही मैं सर्टिफिकेट निकालने के लिए जेब में हाथ डालने जा रहा था, वहां धड़धड़ाती हुई एक मोटरसाइकिल आ घुसी जिस पर पुलिसमैन सवार था। मैं घबरा गया, लेकिन तुरंत ही संभला। कहो रिम, क्या बात है? सैम ने उसे देखते ही पूछा। कोई एक्सीडेंटल कार आई है क्या? रिम ने पूछा। हाँ, अभी अभी मिस्टर स्कॉट लाए हैं, इन्होंने पेड़ से टकरा दी थी गाड़ी। रिम ने पहले मुझे और फिर कार को देखा। तब तक मैं फॉर्म निकाल चुका था। उसे हाथ में लिए मैं रिम के पास पहुंचा। रिम ने पहले फॉर्म और फिर नंबर प्लेट की तरफ देखा, फिर बोला, मगर मैंने लेफ्टिनेंट से कब मिले थे? दिलाया था कि आइंदा वो मिस्टर एटकिन की यहाँ कार्य चेक करने आए थे। सोच में पड़ गया। वहीं उन्होंने मेरी कार चेक करके मुझे ये दे दिया था। फिर वो मैंने जवाब दिया, तुम्हारे लिए तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन दोबारा ऐसा ना करो। अच्छा तो मैं चलता हूँ, कहकर वो चला गया। मैंने चैन की सांस ली। क्या बदले में कोई कार लेना चाहेंगे मिस्टर स्कॉट? सैम ने पूछा। ज़रूर, मैंने कहा, और सैम ने मुझे एक ब्यूक दे दी, अस्थायी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। वहाँ से चलकर मैं प्रिंस बार में गया। वहाँ का मालिक मुझे जानता था। उसने मेरा स्वागत किया। मैंने स्कॉच का ऑर्डर दे दिया। क्या तुम ऑस्कर रॉस को जानते हो? विस्की सिप करते हुए मैंने पूछा। हाँ हाँ, वो लिटिल रेब्रेन के बार में बारमैन है। लिटिल रेब्रेन वही क्लब है ना जहाँ डॉलर्स लेन गाने गाती है? बिल्कुल वही है। ये वही डॉलर्स लेन है ना जो एक्सीडेंट में मरने वाले पुलिसिए हैरी ओ ब्रेन से शादी करने वाली थी? जी हाँ, वही है, उसने जवाब दिया। ये सुनते ही मैं उठ खड़ा हुआ। वहां से मैं सीधा लिटिल रेब्रेन क्लब की तरफ चल दिया। तो वो रॉस और डॉलर्स लेन एक ही क्लब में काम करते हैं, मैं बड़बड़ाया। लिटिल रेब्रेन का बार बहुत बड़ा था और करीब 100 आदमी औरतें वहां मौजूद थे, पर बार पर 2 बारमैन काम कर रहे थे, मगर उसमें ऑस्कर रॉस नहीं था। मैंने बारमैन को स्कॉच का ऑर्डर दिया और उससे कैबरे का वक्त पूछा। मेरे पास एक काउंटर पर खड़ा एक मोटा सा आदमी बोल उठा, क्या करोगे यहाँ का कैबरे देखकर, साफ बेकार है। वो पूरी तरह नशे में टुन्न था। क्या कैबरे में लड़कियां नहीं नाचती? मैंने पूछा। नाचती हैं, अगर तुम उन्हें लड़कियां कह सको तो। मैंने सुना है डॉलर्स लेन हाहाकारी आइटम है। मैंने जैसे लाल टपकाते हुए कहा। हाँ, वो है तो। अगर तुम उसे थाम सको तो उसे पकड़ना ही मुश्किल है। फिर इस क्लब में ऐसी क्या बात है जो इतना मशहूर है? उसने इधर उधर देखकर राजदारी से कहा। बात हम दोनों के दरमियान ही रहे। ऊपर जुआ खाना है। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? वो बड़ी छानबीन के बाद किसी को अंदर जाने देते हैं। जुआ खाना गैर कानूनी है ना। तुम पहले मैनेजर क्लॉड से बात कर लो। तुम चाहो तो मेरा नाम ले देना, फिल वेलीवर है मेरा नाम। शुक्रिया फिल। क्लॉड कहाँ मिलेगा? उसने बार के पीछे एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां, और खिसक गया। मैं बार से निकलकर दूसरे हॉल में घुस गया और एक वेटर से कहा, मैं कैबरे देखना चाहता हूँ। बहुत बेहतर है सर, विस्की और सैंडविच, उसने पूछा। मैंने ऑर्डर दे दिया। वेटर चला गया। 4 पीस बैंड बज रहा था, मगर बजाने वाले जैसे खुद सो रहे थे। सैंडविच इतनी रद्दी थी कि खाई नहीं जा रही थी। विस्की की गंध भी तेजाब से मिलती जुलती थी। फिर 11:15 के करीब 4 लड़कियां स्टेज पर पहुंची और भौंडे ढंग से अपने अंग हिलाने लगीं। मेरा मूड ही बिगड़ गया। आधी रात के बाद डॉलर्स लेन प्रकट हुई और गाना गाने लगी। सुनकर कुछ तसल्ली हुई कि वो ठीक गा रही थी। कुछ देर बाद वो चली गई। मैंने एक कागज़ पर लिखा, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक लेना पसंद करेंगी? आशा है कि सुबह आपके जूतों पर रेत नहीं चिपकी होगी। वेटर आया तो मैंने वो स्लिप उसे थमा दी। कुछ देर बाद वो लौटा और उसने मुझे जाने का इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हुआ। डॉलर्स लेन सिल्क का लाल गाउन पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसने ऊपर सिल्क का ही शॉल ओढ़ रखा था। मेरा ख्याल है कि तुम ही होगे। जिन पियोगे? नो थैंक्स, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन तुम हो कौन? उसने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे महसूस हुआ वो काफ़ी नशे में है।
मैं चेस्टर स्कॉट हूँ और मैं इसी शहर में रहता हूँ। ये नाम मैंने पहले कहीं सुन रखा है। क्या वाकई? हाँ, कहीं तुम। खैर, तुम पुलिस वाले से क्यों शादी करना चाहती थी? मैंने पूछा। उसके सिवा किसी ने मेरे सामने शादी का प्रपोज़ल ही नहीं रखा। जब वो ब्रेन मुझसे मिला तो मैंने उसे लिफ्ट दी क्योंकि उसके पास पैसा था। जब उसने प्रपोज़ किया तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, मगर वो पागल था कि मर गया। वो भी ऐसे वक्त जब वो और आर्ट गेग जी मिलकर। वो अचानक चुप हो गई, फिर कुछ देर ठहर कर बोली, मुझे लगता है मुझे नशा हो रहा है। मैं ऐसी बातें क्यों करने लगी? ओ ब्रेन कैसे मरा था डॉलर्स? मैंने पूछा। तुमने क्या नाम बताया था अपना? चेस्टर स्कॉट। और तुम ये जानना चाहते हो कि हैरी कैसे मरा? हाँ, ज़रूर। मैं बता सकती हूँ, मगर तुम इस खबर का क्या दे सकते हो? तुम्हारा मतलब कितने डॉलर? हाँ स्कॉट, मैं इससे आगे भी बहुत कुछ जानती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ही वो आदमी हो जिसे ऑस्कर रॉस ब्लैकमेल कर रहा है। तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं अपनी आंखें और कान खुले रखती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी बातें बता सकती हूँ जिनसे तुम रॉस के चंगुल से आज़ाद हो सकते हो, मगर उसकी कीमत है सिर्फ $500। कैसी इत्तला है? क्या तुम्हारे पास $500 हैं? नहीं। क्या तुम आज रात में दे सकते हो? मगर ये कैसे पता चले कि तुम्हारी इत्तला $500 की कीमत रखती है या नहीं? मुझे एक सिगरेट दो, उसने कहा। मैंने सिगरेट दी। वो सिगरेट सुलगा कर बोली, मैं सारा खेल जानती हूँ। तुम $500 दो, मैं बता दूंगी। मुझे बहुत जल्दी ये शहर छोड़ना है। $30,000 बचाने के लिए 500 खर्च करना सस्ता सौदा है। वो बोली, 2 बजे के बाद मैं घर पर मिलूंगी, 10 मैडॉक्स एवेन्यू। पैसे ले आना। अब मैं चलती हूँ। वहाँ से मैं सीधा अपने ऑफिस पहुँचा। सेफ खोलकर डॉलर निकाले। मैं वापस अपनी कार तक पहुँचा तो एक संदिग्ध सा आदमी दिखाई दिया जो मुझे देखते ही गायब हो गया। मैं कार ड्राइव करते हुए मैडॉक्स एवेन्यू पहुँच गया। डॉलर्स लेन का मकान बड़ी आसानी से मिल गया। घंटी बजाई तो दरवाज़ा खुद डॉलर्स ने खोला। पैसा लाए हो? उसने पूछा। लाया हूँ। जब तक यकीन नहीं होगा कि तुम्हारी इत्तला इतनी कीमती है, मैं पैसा नहीं दूंगा। खबर बहुत तगड़ी होगी। लाओ, पैसे दिखाओ। तब मैंने डॉलर निकालकर उसे दिखा दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पास क्या है। उसने दराज बाहर खींचा। अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने 45 कैलिबर की ऑटोमेटिक पिस्टल तनी हुई है। डॉलर्स की आंखों में ऐसा भाव था कि मैं कांप उठा। हिलना मत, वो बोली। पैसा मेज़ पर रख दो। मैंने पैसे निकाल कर रख दिए। दीवार से लगकर खड़े हो जाओ, उसने हुक्म दिया। इस मंजिल पर कोई नहीं है जो गोली की आवाज़ सुने। मैं दीवार की तरफ बढ़ा। वो अपने कोट की जेब में नोट डाल रही थी। मैं जा रही हूँ, बहादुर बनने की कोशिश मत करना। मुझे लग रहा था कि मैंने अगर उसकी बात नहीं मानी तो वाकई वो मुझे गोली मार देगी। मैं चुपचाप खड़ा था। अच्छा स्कॉट, मदद के लिए शुक्रिया, कहकर वो चलती बनी। उसके जाने के बाद मैंने ठंडी सांस ली। तेज़ आवाज़ में चलता रेडियो बंद किया। कमरे में अचानक सन्नाटा फैल गया। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर से डॉलर्स की दहशत भरी आवाज़ आई, मुझसे दूर रहो। मैं ठिठक कर रुक गया। फिर उसकी चीख सुनाई दी, खौफनाक चीख। फिर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो ज़ोर से चीखी। फिर गहरा सन्नाटा छा गया। गहरे सन्नाटे में लिफ्ट की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद एक कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, हैंडल खींचकर बाहर का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। मैंने एक पल सोचा और पलटकर रिसीवर उठा लिया। रिसीवर में से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। कहाँ हो तुम डॉली? ये गाड़ी कमबख्त छूटने वाली है। मैंने रिसीवर रखा और फिर बाहर निकल आया। बरामदे में लिफ्ट के पास डॉलर्स लेन औंधी पड़ी थी। उसका एंगल बता रहा था कि वो जिंदा नहीं है। किसी तेज धार हथियार से उसका भेजा उड़ा दिया गया था। नीचे पहुंचते ही मैं अपनी कार की तरफ भागा। मैंने कार स्टार्ट की तो एक टैक्सी इमारत के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा।
उसके हाथ में अटैची केस था। वो उतरकर इमारत में घुस गया। मैंने सोचा, ये वही आदमी तो नहीं जिसने डॉलर्स को फ़ोन किया था। मैं कार से उतरा और अंधेरे में खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। 5-6 मिनट बाद वही आदमी इमारत से बाहर निकल गया। मैं अंधेरे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने मुझे देखा और एक तरफ को भाग निकला। मैं उसके पीछे दौड़ा। वो टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा। जल्दी से टैक्सी में बैठा। टैक्सी दौड़ने लगी। मैंने दूसरी टैक्सी पकड़ी और उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर के आगे पीछे के बाद वो वॉशिंगटन होटल पर रुका। मैं भी टैक्सी से उतरकर उसे देखने लगा। वो होटल के अंदर घुसा। मैं होटल में दाखिल हुआ तो वो काउंटर क्लर्क से बातें करने लगा। मैंने उसे गौर से देखा। वो करीब 60 साल का मोटा सा आदमी था। मुझे लगा ये वो आदमी नहीं हो सकता जिसके साथ डॉलर्स भागने वाली थी। उसने काउंटर क्लर्क को कुछ पैसे दिए और रजिस्टर में एंट्री करने लगा। फिर एक चाबी लेकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे लॉबी में घुस गया। काउंटर क्लर्क ने मुझे देखा, मगर उसका चेहरा भावहीन ही रहा। मैं काउंटर पर झुककर बोला, मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ जो अभी अभी अंदर गया है। इसके साथ ही मैंने पर्स से $10 का नोट निकालकर हाथ में ले लिया। आप कौन हैं? पुलिस वाले या प्राइवेट जासूस तो नहीं है? मैं वो आदमी हूँ जो एक छोटी सी जानकारी के बदले तुम्हें $10 दे सकता है, बस। उसकी निगाहें नोट पर जम गई। उसका हाथ नोट की तरफ बढ़ा, पर मैंने नोट खींच लिया। उसका नाम क्या है? मैं नहीं जानता। उसने गहरी सांस ली। यहाँ जो उसने लिखा है यकीनन गलत होगा। उसने रजिस्टर दिखाया। मैंने पढ़ा, जॉन टर्नर, सैन फ्रांसिस्को। उसने क्या कहा था? कब तक यहाँ ठहरना चाहता है वो? उसने कहा था कि उसकी गाड़ी छूट गई है, सुबह को दूसरी गाड़ी पकड़ेगा। कमरा नंबर 28। क्या 27 या 29 में से कोई खाली है? उसने कीबोर्ड से 29 नंबर की चाबी उतार दी। मैंने रजिस्टर में खाना पूर्ति की। उसने मुझसे $10 का नोट झपट लिया। मैं 29 नंबर कमरे में पहुंचा। कमरा यूं ही सा था। मैंने साथ वाले कमरे से आवाज़ सुनी, एक बोतल बर्फ़ और विस्की भेजो। वो शायद फ़ोन पर ऑर्डर दे रहा था। मैंने सोचा, वो एक आध पैक चढ़ा ले, फिर उससे बात करूँगा। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट बाद मैंने अपना दरवाज़ा खोला उससे बात करने के लिए। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइट जल रही थी और कमरे से धुआं निकल रहा था। मैंने कमरे में झांका। वो फर्श पर फैला पड़ा था और उसके आसपास खून बिखरा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि मुझे तत्काल होटल छोड़ देना चाहिए। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर मैं काउंटर पर पहुंचा। काउंटर क्लर्क औंधे मुंह काउंटर पर पड़ा था और उसका सारा काउंटर खून से रंगा हुआ था। किसी ने उसकी खोपड़ी फोड़ डाली थी। उसका कत्ल भी डॉलर्स के ढंग से किया गया था। बाहर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मैंने मेन गेट से बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। मैंने टैक्सी पकड़ी और मेडॉक्स एवेन्यू पहुंचा। वहां पुलिस की 3-4 गाड़ियां खड़ी थीं। मैंने पार्किंग से अपनी कार ली और घर की तरफ चल पड़ा। बाहर से मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने लाइट जलाना भी मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। मैंने फ़ौरन लाइट जला दी। बिस्तर पर लूसली सोई पड़ी थी। उसके कपड़े कालीन पर बिखरे पड़े थे। मेरी समझ में नहीं आया कि ये मेरे बेड पर वो क्या कर रही है, मगर मैं ज़्यादा सोचने के पोजीशन में नहीं था। मुझे भी ज़ोरों की नींद आ रही थी। मैं एक्स्ट्रा बेडरूम में गया और पढ़कर सो गया। करीब 11 बजे मेरी आँख खुली। मैं उठा और बाथरूम में घुस गया। तैयार होकर मैं उस कमरे में गया जहाँ लूसली लेटी हुई थी। हमने एक दूसरे को घूरा। हेलो, तुम्हारे इरादे क्या थे? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, मगर तुम नहीं आए तो मैं थक कर सो गई थी। तुम अपने घर जाओ प्लीज़, मैंने उकताते हुए लहजे में कहा। चेस, मैं उस आदमी के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। मैं उसे जान गया हूँ। पहले ज़रा कॉफ़ी बना लूँ। मैं जाकर किचन में घुस गया। कुछ देर बाद हम आमने सामने बैठे थे। हमारे सामने कॉफ़ी रखी थी। कॉफ़ी ख़त्म करते ही मैंने सिगरेट सुलगा ली। अब बताओ, मैंने पूछा।
वो कल मेरे पास आया था, बात की उसने मुझसे, हमसे $30,000 मांग रहा है। मैं जानता हूँ, उसने मुझे इस हफ्ते तक का वक्त दिया है। क्या तुम 30,000 का इंतज़ाम कर सकती हो? नहीं। तो कितने का कर सकती हो? 10-15 का। फजूल बातें छोड़ो चेस, वो गुस्से से बोली। ये बताओ तुम पैसे का इंतज़ाम कैसे करोगे 30,000 का? तुम क्या मशवरा देती हो इस बारे में? तुमने कहा था तुम्हारे पास $20,000 तो जमा ही हैं। मैंने उसे गौर से देखा। वो पैसा मैंने एटकिन को देना है। ऑस्कर को दे दिया तो एटकिन नाराज़ होगा। चेस, तुम सीरियस नहीं हो? हमने पैसा नहीं दिया तो मारे जाएंगे। हम उसे एक पेंस भी नहीं देंगे। अब तुम कपड़े पहनो और घर जाओ। अचानक वो बिफर गई। तुम उसे पैसा नहीं दोगे तो वो हमें जेल भेज देगा, रोजर को बता देगा। नहीं, हमें इस हफ्ते के आखिर तक का इंतज़ार करना चाहिए। मैं देखूंगा कि हफ्ते भर में क्या करना है। मैंने कहा, अब तुम घर जाओ। मैं ये सब पसंद नहीं करती। अच्छा हो कि हम उसे पैसे देकर पीछा छुड़ा लें। तुम तो ऐसा ही कहोगी ही, तुम्हारा तो पैसा है नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो अपने पति से 30,000 लेकर उसे दे दो और पीछा छुड़ा लो उससे। वो गुस्से से कांपने लगी। मैं बाहर आकर बैठ गया। वो गुस्से से चिल्लाई, मुझे तुमसे नफरत है। कहने के साथ ही उसने अपना हैंडबैग उठाया और घुमाकर मेरे मुंह पर दे मारा। मैंने अनचाहे ही हाथ आगे किया। बैग मेरी कलाई से टकराकर फर्श पर गिर गया और उसके अंदर की चीज़ें फर्श पर बिखर गईं। एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने वो चीज़ उठाई तो लूसली ने झपट्टा मारकर मुझसे छीन ली। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि अगला एपिसोड आपको जल्द ही मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।